हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र। स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक। देखो, 12th में आते हैं आप यौगिक समझने लग जाते हैं कि भाई यौगिक क्या होता है। उप सहसंयोजक, देखो उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक का मतलब होगा, सहसंयोजक मतलब जो दो परमाणु हैं वो आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। सहसंयोजक बंध के द्वारा। अब सहसंयोजक बंध तो क्या होता है और ये उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, ये चीज अपन पहले क्लियर करेंगे कि भाई सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध होते क्या हैं। ये बंध के प्रकार है वैसे, पर अब थोड़ी सी ऐसे नॉर्मल अपन जानकारी ले लेंगे इसकी कि भाई सहसंयोजक तो कौन से होते हैं बंध, सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं और उप सहसंयोजक जो बंध है वो क्या चीज होती है। उप सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं। देखिए, सहसंयोजक बंध कौन से होंगे और उप सहसंयोजक बंध कौन से होंगे। सहसंयोजक बंध में मान लो कोई परमाणु है A और कोई दूसरा परमाणु है B। ये दोनों परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो ये A परमाणु भी और ये B परमाणु भी दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और उस साझे से जो बंध बनेगा उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध। दोनों परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने, और इन्होंने एक बंध बनाया, सहसंयोजक बंध बन गया इन दोनों के बीच में, तो ये सहसंयोजक बंध बना। तो जो सहसंयोजक बंध है वो सहसंयोजक बंध कौन सा होगा कि मतलब दोनों परमाणु साझे में इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, उसको सहसंयोजक बंध बोलेंगे अपन। उप सहसंयोजक बंध कौन सा होगा, उप सहसंयोजक बंध कौन सा होगा जिसमें साझे में केवल एक परमाणु बंध इलेक्ट्रॉन लगाएगा। साझे में जो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे उनमें से एक परमाणु लगाएगा। मान लो अपने A परमाणु था और B परमाणु था, उसमें से A परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर इस B परमाणु को दे दिया, ठीक है। ये तीर का चिन्ह ये क्या दर्शाता है कि इसने एक लोन पेयर B परमाणु को दिया है, तो इससे क्या बनता है उप सहसंयोजक बंध। इसमें A परमाणु ने दिया है इसलिए ये क्या है दाता परमाणु, और B परमाणु ने ग्रहण किया है इसलिए ये क्या है ग्राही परमाणु। A क्या होगा दाता और B क्या होगा ग्राही, ठीक है। तो ये सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, जो दो बंध बनाने में दो इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, दोनों A B पर एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन B लगाएगा, इससे क्या बनेगा सहसंयोजक बंध बनेगा। उप सहसंयोजक बंध में क्या होगा, A अगर कोई परमाणु है ये B को अपना एक लोन पेयर पूरी तरह से इसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब पूरी तरह से डोनेट करने का मतलब, इसको दान करने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि भाई इस A ने इस B को पूरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसके ऊपर 2 माइनस के आ गए, इसके ऊपर 2 प्लस के आ गए। ये A परमाणु के भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये भी साझा ही है। आयनों का, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनों का अगर स्थानांतरण होता तो एक के ऊपर +2 आते और B के ऊपर -2 आते, और फिर ये क्या बन जाता A B, और ये क्या बन जाता आयनिक यौगिक बन जाता, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया है, एक लोन पेयर का A परमाणु ने B परमाणु से साझा किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो A के भी हैं और B के भी हैं, ठीक है। इन्होंने स्थानांतरण नहीं किया है इलेक्ट्रॉन, और केवल साझा किया है, ठीक है। और जो इसमें A ने भी साझा किया है और B ने भी साझा किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का, तब ये सहसंयोजक बंध होगा। और जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले इसको दे दिए जाएं तब क्या होता है उप सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। तो ये सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध में थोड़ा सा अपने जानकारी इसकी प्राप्त की हल्की सी कि भाई सहसंयोजक बंध क्या होता है और उप सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब उप सहसंयोजक बंध के बाद में उप सहसंयोजक के यौगिक कौन से होंगे, तो उप सहसंयोजक यौगिक कौन से होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें साझे की जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब स्थानांतरण की जाए, या फिर ऐसे कहें कि दाता परमाणु या लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच में उप सहसंयोजक बंध बने, उनको उप सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। इसमें लिगेंड व
केंद्रीय परमाणु के बीच, केंद्रीय परमाणु के बीच उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, पाया जाता है। देखो दो नई टर्म है, एक है लिगेंड और एक है केंद्रीय परमाणु। इन दोनों के बीच में अगर उपसह संयोजक बंध बनेगा और उससे कोई यौगिक का निर्माण होगा तो उस यौगिक को क्या कहेंगे? उपसह संयोजक यौगिक कहेंगे। ठीक, क्योंकि उपसह संयोजक बंध इसमें पाया जाना चाहिए। तो जो उपसह संयोजक बंध लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच में होगा। और लिगेंड क्या होता है और केंद्रीय परमाणु क्या होता है? देखो लिगेंड का मतलब होता है दाता परमाणु, दाता परमाणु, ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं दाता समूह है। जरूरी नहीं एक अकेला परमाणु ही हो लिगेंड हमेशा, कि एक परमाणु ही लोन पेयर को दान करे, ऐसा नहीं है। दाता परमाणु या दाता समूह है, दाता डोनेटिंग स्पीसीज या डोनेट करने वाली जो स्पीसीज है वो समूह है। और परमाणु, परमाणु का मतलब जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है, ये Cl- है, अब इसने लोन पेयर दिए थे परमाणु है। लेकिन मान लो ऐसे हो कि SO4 -2 है, अब इसमें भी 2 ऑक्सीजन डोनेट कर सकती है, उपसह संयोजक या बंध बना सकती है ना। तो ये तो क्या हो गया फिर? समूह हो गया। तो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई लिगेंड जो है वो एक अकेले परमाणु के रूप में होगा हमेशा ही, अकेला परमाणु भी हो सकता है और समूह भी हो सकता है परमाणु का, ठीक है। तो दाता परमाणु होगा लिगेंड। जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करेगा वो दान करने वाला क्या होगा? दाता परमाणु या दाता समूह है, या फिर उसको अपन लिगेंड कहेंगे, ठीक है। केंद्रीय परमाणु क्या होगा? जो लोन पेयर को ग्रहण करता है, लोन पेयर को ग्रहण करता है, लोन पेयर को ग्रहण करता है, यानी कि लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को। लोन पेयर का मतलब होता है अबंधित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 होने चाहिए। अगर 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको बोलेंगे अपन लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होगा? 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन, उनको अपन लोन पेयर बोलते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, ठीक है। जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जब तक वो भाग नहीं लेंगे तब तक वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तब उनको अपन लोन पेयर बोलते हैं। जब वो बंध बना लेते हैं तब उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो जो केंद्रीय परमाणु वो होगा जो लोन पेयरों को ग्रहण करेगा, ठीक है। और लिगेंड कौन से होंगे? जो दाता परमाणु होंगे या जो लोन पेयर दान करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने अभी एक एग्जाम्पल लिया था भाई, ए है और बी है। मान लो बी कोई परमाणु है और उसके साथ में ए जो है वो लिगेंड है, तो ए के ये कितने भी जितनी इसकी समन्वय संख्या होगी या उपसहसंयोजन संख्या होगी उतने, तो ये जो ए चारों तरफ हैं वो क्या होंगे? लिगेंड होंगे ए। और बी क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा। केंद्रीय परमाणु सदा छोटे आकार में होता है, उसकी संख्या कम होती है। जब भी अपन संकरण निकालते हैं पी ब्लॉक वगैरह में, है ना, तो उसमें भी केंद्रीय परमाणु ढूंढते हैं। तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है? उनमें जो आकार में छोटा होता है, संख्या में कम होता है, उसको केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें केंद्रीय परमाणु वही संख्या में कम होगा, लेकिन इसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विशेषता है कि वो लोन पेयर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और लिगेंड कौन से होंगे? जो लोन पेयर दान करेंगे या लोन पेयर देंगे। तो इसमें दाता परमाणु क्या है? ए इसको दे रहा है, इस एरो के साइन का अपन ऐसे मिला रहे हैं, तो जिस तरफ ये तीर होता है वो ले रहा होता है, और जिस तरफ से ये तीर शुरू होता है वो दे रहा होता है। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया ए गिव्स बी, ये एरो, तो ये बी के ऊपर तीर जाके समाप्त हो रहा है, तो बी ले रहा है लोन पेयर, और ए से ये तीर यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो ये ए दे रहा है इसको लोन पेयर, ठीक है। ऐसे इसको पहचानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? लोन पेयर और दाता परमाणु के बीच में ये संबंध। तो जो दाता परमाणु या जो दाता समूह है वो लिगेंड मतलब जो दाता इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा या जो लोन पेयरों का दान करेगा, और केंद्रीय परमाणु जो लोन पेयर को ग्रहण करता है। लोन पेयर अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड और जो केंद्रीय परमाणु है उसके बीच में अगर उपसह संयोजक बंध बना करके अगर किसी यौगिक का निर्माण होता है तो वो यौगिक कौन सा होता है? उपसह संयोजक यौगिक होता है। इसकी 2-3 और टर्म होती है, जैसे लिगेंड हो गया, केंद्रीय परमाणु हो गया, एक आदि और टर्म है। एक होता है समन्वय मंडल और एक होता है आयनन मंडल। जो उपसह संयोजक यौगिक है उनको देखो एक बार इस प्रकार से अपन लिखते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6। मान लो ये कोई उपसह संयोजक यौगिक है
उपसहसंयोजक यौगिकों में लगभग ये बड़ा कोष्ठक है ना आता है, ठीक है। या लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है कि आप बड़ा कोष्ठक देख के पहचान लो कि ये उपसहसंयोजक यौगिक बड़ा कोष्ठक नहीं है तो आप ऐसे पहचान लो कि भाई उपसहसंयोजक यौगिक नहीं है, ऐसे इसकी एकदम बिल्कुल 100% पहचान नहीं है। पहचान तो ये है कि उपसहसंयोजक बंध बनना चाहिए, ठीक है, और केंद्रीय परमाणु होना चाहिए। तो इसमें जो साइनाइड है वो क्या है, अभी अपन लिगेंड का डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मान लो, एक बार एज्यूम कर लो। इसमें जो लिगेंड है वो क्या करता है, इसको उपसहसंयोजक बंध बनाता है ऐसे। ये आयरन है और ये 6 जो साइनाइड है वो इससे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये लो 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। ये जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये आयरन है और आयरन में ये 6 क्या हैं, साइनाइड के परमाणु हैं। फिर जो पोटेशियम है उसके 4 पोटेशियम के अणु हैं, 4 पोटेशियम है तो 4 K+ आएंगे इसके साथ में, तो ये -4 आ गए यहाँ पे और ये 4 K+। इसको अपने अलग अलग ऐसे तोड़ करके लिख लिया। 4 पोटेशियम ऐसे बाहर की तरफ हो गए और जो आयरन था वो आयरन हो गया और साइनाइड के 6 जो स्पीसीज थी वो 6 ऐसे यहाँ पे हो गई। अब देखो इसमें साइनाइड इसको लोन पेयर दे रहे हैं तो साइनाइड क्या हो जाएगा, इसमें लिगेंड हो जाएगा। इसमें लिगेंड क्या हो जाएगा, साइनाइड, ठीक है। और लिगेंड से लोन पेयर ले कौन रहा है, ये ले रहा है आयरन, तो आयरन क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इसका टर्म है कुछ, एक होता है इसमें समन्वय मंडल और एक होता है आयनन मंडल, एक समन्वय मंडल और एक आयनन मंडल। समन्वय मंडल क्या होता है, आयनन मंडल क्या होता है। देखिए जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा होता है या फिर अपन ये कहें कि केंद्रीय परमाणु और जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, समन्वय मंडल में आते हैं। ये जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा होता है ये बोले अपन, या फिर जो लिगेंड और जो केंद्रीय परमाणु है उनको मिलाकर के अपन दोनों को क्या बोलते हैं, एक साथ समन्वय मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो समन्वय मंडल में क्या आएगा, लिगेंड आएगा और केंद्रीय परमाणु आएगा या केंद्रीय धातु आएगी, ठीक है। ये 2 चीजें आएंगी। और जो आयनन मंडल है उसमें क्या आएगा, उसमें जो आयनिक भाग आएगा जिसको अपन ने हटा करके अलग कर देते हैं, जैसे K4FeCN6 है जिसमें आयनिक बंध होगा यहाँ पे ये आयनिक होगा तो 4 K+ और इसको अपने अलग किया यहाँ पे, तो ये आयनन मंडल है, इसमें 4 K+ है ना। तो इसमें क्या आएगा, आयनिक भाग स्थित होगा, इसका आयनिक भाग आएगा, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो मैं एक और यौगिक बनाऊं, जैसे मान लो ये है CuNH3 का होल 4 और SO4 ऐसे लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर लिगेंड क्या हो जाएगा, NH3 या अमोनिया, तो लिगेंड क्या हो जाएगा इसमें NH3 और केंद्रीय परमाणु क्या हो जाएगा इसमें, कॉपर, ठीक है। और जो आयनन मंडल क्या हो जाएगा इसके अंदर, आयनन मंडल ये SO4-2 और ये क्या हो जाएगा इसका अंदर, ये जो पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर स्थित है CuNH3 का होल 4, ये क्या हो जाएगा समन्वय मंडल और ये आयनन मंडल। इस प्रकार से होता है ये अलग अलग, ठीक है। तो अपन ने अब तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, उससे पहले उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं, ये चीज देखिए, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध कौन से होंगे, जिसमें दाता परमाणु और जो ग्राही परमाणु है उसमें से दाता परमाणु एक लोन पेयर ग्राही परमाणु को दान करता है पर स्थानांतरण नहीं करता है, केवल दान करता है। उसके ऊपर उस खुद का भी अधिकार होता है और जिसको दान करता है उसका भी अधिकार होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो बंध बनता है उसको उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। ऐसे जैसे ए ने बी को दिया एक लोन पेयर, तो ये ए क्या हो गया, दाता परमाणु, और बी क्या हो गया, इसके अंदर ग्राही परमाणु हो गया। और जो दाता और ग्राही है उसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब वो ऐसे नहीं कि इस बी को ही दे दिया और बी के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है।
ये बी के भी रहेंगे और ए के भी रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार बनता है उपसहसंयोजक बंध। जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें क्या होता है, ए और बी कोई भी दो परमाणु, उसमें ए के भी इलेक्ट्रॉन लगे और बी के भी इलेक्ट्रॉन लगे, दोनों ने साझा किया, दोनों की साझा से जो इलेक्ट्रॉन जो बंध बना उसका सहसंयोजक बंध हुआ। उसके बाद में अब उपसहसंयोजक बंध में जो दान करता है लोन पेयर का उसको अपन लिगेंड बोलते हैं। जो उपसहसंयोजक यौगिक है उसके अंदर जो लोन पेयर दान करता है या जो लोन पेयर देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये साइनाइड क्या है, लिगेंड है इसके अंदर। इसके अंदर लिगेंड कौन सा है, NH3 लिगेंड है। ठीक है, तो ये लिगेंड हुआ इसके अंदर। अब ये लिगेंड हुआ, अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होगा, जो इस बूढ़े कोष्ठक के अंदर स्थित होता है, कम संख्या में होता है, आकार छोटा होता है। तो ये कॉपर क्या हो जाएगा, इसके अंदर केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो लोन पेयर ग्रहण करे वो केंद्रीय परमाणु, जो लोन पेयर दान करे वो क्या होगा, लिगेंड होगा। अब अगर अपन अम्ल क्षार के आधार पर देखें तो जो लिगेंड होंगे वो क्या करते हैं, लुईस क्षार होंगे, लुईस क्षार होंगे। और जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है, लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। ये लुईस क्षार क्यों है, देखो अम्ल और क्षार की जो लुईस ने अवधारणा दी थी वो अवधारणा क्या थी, लुईस ने ये बताया था कि जो लोन पेयर दान करते हैं वो क्षार है और जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो क्या है, अम्ल हैं। तो लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर दान कर रहा है, तो कैसा है, लुईस क्षार के समान व्यवहार करेगा। और केंद्रीय परमाणु क्या करेगा, लुईस अम्ल के समान व्यवहार करेगा, क्योंकि जो लुईस थे उन्होंने ही बताया था कि भाई जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो लुईस के अम्ल के समान व्यवहार करते हैं और जो दान करते हैं वो क्या करते हैं, लुईस क्षार के। तो लिगेंड क्या है, लुईस क्षार है और केंद्रीय परमाणु क्या है, लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। तो ये चीजें हुई। आयनिक मंडल और समन्वय मंडल जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है लिगेंड और केंद्रीय परमाणु सहित, वो क्या है, समन्वय मंडल है। और इसके अलावा आयनिक मंडल, इसके अलावा जो भाग बच जाता है, आयनन भाग बच जाता है, उसको तोड़ने पर जिसके आयन्स बनते हैं वो आयन्स क्या हो जाते हैं, उस आयन्स को क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल बोलते हैं। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में, लुईस ये लिगेंड के बारे में। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पेयर को दान करते हैं और लोन पेयर को दान करने के साथ ही इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो अपन अब लिगेंड का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि लिगेंड का अध्ययन करने से अपन इस चैप्टर को खोल सकेंगे, इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ सकेंगे। लिगेंड परिभाषा तो आप जान ही गए, जो लोन पेयर को दान करते हैं या फिर जो लोन पेयर देकर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, वो लिगेंड होंगे। तो ये लिगेंड हुआ। उसके बाद में लिगेंड के जो प्रकार है वो अपन दो प्रकार से अपन लिगेंड को बांट सकते हैं। लिगेंड हैं उनको अपन वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक अपन कर सकते हैं आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, और दूसरा होगा दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, एक आवेश के आधार पर और दूसरा दंतुकता के आधार पर। आवेश के आधार पर कौन से होंगे, ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और तीसरा उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। दंतुकता के आधार पर कौन से होंगे, एकल दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, ठीक है, पंचदंतुक, षटदंतुक
उभयदंतुक, ठीक है, और एक होता है इसमें सेतु लिगेंड, और एक इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, किलेटिंग लिगेंड या किलेट लिगेंड। ठीक है, ये नाम के आधार पर, ये इनके बहुत आसान चीज़ें हैं दंतुकता के आधार पर। तो अपन सबसे पहले ये दंतुकता के आधार पर ही पढ़ेंगे कि भाई एक दंतुक होगा, द्विदंतुक होगा, त्रिदंतुक होगा, चतुर्दंतुक होगा, पंचदंतुक होगा, या फिर वो उभयदंतुक होगा। फिर उभयदंतुक और द्विदंतुक में क्या फ़र्क है ना, सेतु लिगेंड कैसे होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो किलेट लिगेंड बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, क्या शर्त है किलेट लिगेंड होने की, ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, देखिए एक दंतुक लिगेंड कौन से होंगे, जिनमें जो केंद्रीय परमाणु है वो एक परमाणु के द्वारा लोन पेयर ग्रहण करता है। एक दंतुक लिगेंड कौन से होंगे, एक दंतुक लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड होंगे जिसमें या फिर जो एक दाता परमाणु रखते हों, या ऐसे लिगेंड जिसके पास में एक दाता परमाणु हो। देखिए जिनके पास में एक दाता परमाणु हो, या फिर जो केंद्रीय परमाणु के साथ, जो केंद्रीय परमाणु के साथ एक उपसह संयोजक बंध बनाते हो। एक उपसह संयोजक, एक उपसह संयोजक बंध बनाते हो, बंध बनाते हो। देखिए अब षटदंतुक तक है ना, इनकी सबकी डेफिनेशन ऐसे ही चलेगी भाई। जिनके पास में एक दाता परमाणु होगा वो क्या होगा, एक दंतुक होगा। जिनके पास में या फिर जो केंद्रीय परमाणु के साथ एक ही उपसह संयोजक बंध बनाएगा वो क्या होगा, एक दंतुक होगा। जो दो उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ठीक है, एक साथ, है ना, लेकिन दाता परमाणु भी कितने होने चाहिए, दो दाता परमाणु हो और केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बना रहे हो, तब वो क्या होगा, द्विदंतुक होगा। इस प्रकार त्रिदंतुक होगा भाई, तीन दाता परमाणु होने चाहिए, तीनों केंद्रीय परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए, तब वो त्रिदंतुक हो जाएगा। चतुर्दंतुक में जब एक मतलब चार दाता परमाणु उपस्थित होने चाहिए और केंद्रीय परमाणु के साथ एक साथ चार बंध बनने चाहिए, जब वो चतुर्दंतुक होगा। ऐसे पंचदंतुक में 5 उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए। षटदंतुक में 6 उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए एक साथ, और 6 ही केंद्रीय परमाणु मतलब 6 ही लिगेंड होने चाहिए। 6 लिगेंड के पास में 6 दाता परमाणु होने चाहिए और 6 ही उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए। इसी प्रकार उभयदंतुक, सेतु और किलेट लिगेंड, इनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, तो वो डिस्कस करेंगे तब भी करेंगे। तो जो इसके दाता परमाणु एक ही दाता परमाणु हो और केंद्रीय परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध भी कितना बनाए, एक ही बनाए। इस प्रकार के एकल दंतुक वाले यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे H2O है ना, NH3 है, OH माइनस है, SH माइनस है, इस प्रकार से हो जाएंगे। ये सारे एक दंतुक हैं, एक ही लिगेंड बनाते हैं, है ना। SH माइनस वैसे उभय दंतुक भी है, तो वहाँ इसको डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक देखते हैं इसको। H2O को बोलते हैं एक्वा, AQUA। H2O को जो मतलब ये उपसह संयोजक यौगिक है, उनमें ये जो लिगेंड है, इनको पढ़ाने का मकसद इतना ही है कि एक तो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल जाए, एक उपसह संयोजन संख्या अपन निकाल सकें, और जो यौगिकों का जब अपन नामकरण पढ़ेंगे तब ये चीज़ें अपने काम में आती है ना। इसलिए ये जिसका जो नाम है वो ऐसे होना चाहिए आपको याद। जैसे H2O को एक्वा बोलते हैं, ये जो एमीन है उसको एमीन बोलते हैं, MMINE। इसको MME लिखना है, एमीन ऐसे नहीं लिखना है, एमीन। अपन नॉर्मल में ऐसे एमीन ऐसे लिखते हैं, एमीन, या फिर हिंदी में ऐसे लिखते हैं एमीन, पर अपन जब भी उपसह संयोजक यौगिक पढ़ेंगे तब एमीन ऐसे लिखेंगे। ये सही है और ये गलत है, मतलब ये हर जगह गलत नहीं। अगर ऐसे लिखा तो उपसह संयोजक यौगिक का है, और ऐसे लिखा है तो बाकी पूरी केमिस्ट्री का है, ऐसे है सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद में ये हाइड्रोक्साइडो है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, ये हो गया। अब द्विदंतुक लिगेंड देखो,
द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होंगे? ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो केंद्रीय परमाणु हो और जो दो ऐसे यौगिक या ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो दाता परमाणु हो और जो केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाती हो। केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाते हो। तो दो दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु हो, और दूसरा केंद्रीय धातु के साथ या केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाए, दो उपसह संयोजक बंध बनाए। ठीक है, ऐसे यौगिक क्या होंगे? द्विदंतुक लिगेंड होंगे। इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, ठीक है, ग्लाइसिनेटो, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। एक है ऑक्सीलेटो, तो ये हो जाएगा ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो, इसको अपन जब भी यौगिक में आएंगे तब ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ये सारे द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होंगे? जिनके केंद्रीय परमाणु या जिनके जो लिगेंड है उनके पास में दो दाता परमाणु हो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु के पास में दो उपसह संयोजक बंध बनाते हो, दो उपसह संयोजक बंध बनाते हो। जैसे ये है हाइड्रोजीन, अब इसके पास में दाता परमाणु कौन से हैं? नाइट्रोजन है, दोनों ही। दो नाइट्रोजन परमाणु क्या है? दाता परमाणु। ये नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है और ये नाइट्रोजन भी क्या है? दाता परमाणु है। तो ये द्विदंतुक लिगेंड होगा और दोनों ही उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, है ना, तभी क्या होगा? द्विदंतुक लिगेंड होगा। ठीक है, इसका अपन एक वो भी पढ़ेंगे, अपवाद भी पढ़ेंगे। उसके बाद में ये देखो, जो ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो है तो उसमें ये नाइट्रोजन है दाता परमाणु और ये जो ऑक्सीजन है वो भी दाता परमाणु है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो दाता परमाणु हैं और ये दोनों दाता परमाणु एक साथ उपसह संयोजक बंध बनाएंगे धातु परमाणु के साथ में। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई धातु है और ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे बंध बनाया और इस नाइट्रोजन में यहाँ पे M का मतलब मेटल है, कोई भी धातु परमाणु, उसके साथ में बंध बनाया तो ये एक किलेट बन जाएगी। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। इसको जब भी अपन यौगिकों में पढ़ते हैं तब इसका शॉर्ट में नाम लिखते हैं GLY, ग्लाई माइनस। ठीक है, जब भी उपसह से ये अपन यौगिक पढ़ेंगे, जब इसका नामकरण पढ़ेंगे तब ये इतना बड़ा ना लिख करके यौगिक के अंदर GLY माइनस, ये ग्लाई माइनस लिखा होता है, इसका मतलब है इसको अपन GLY कभी नहीं पढ़ेंगे, इसका अपन हमेशा जब भी ये दिखेगा तब ग्लाइसिनेटो ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स है। जैसे इसको अपन ऑक्सीलेटो ही पढ़ेंगे, ये दो माइनस है तो ये दो माइनस लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस का था तो ये माइनस लगा दिया अपन ने। ठीक है, ये ऑक्सीलेटो हुआ। इसको अपन जब भी यौगिक पढ़ेंगे, जब इसका नामकरण पढ़ेंगे या कोई भी यौगिक आएगा तो ये इतना बड़ा ना लिखा हुआ करके OX-2 लिखा आएगा, लेकिन अपन इसको OX-2 नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑक्सीलेटो ही पढ़ेंगे जब भी अपन पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर ये एथिलीन डाइएमीन हुआ तो ये एथिलीन हो गया और ये दो एमीन हो गए तो एथिलीन डाइएमीन इसका नाम हो गया। इसमें दाता परमाणु, इसमें देखो क्या है दाता परमाणु? दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन परमाणु क्या है? दाता हैं। इसके अंदर दाता परमाणु क्या है? दो नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन, ये क्या है? इसमें दाता परमाणु है। ठीक है, तो जब दो दाता परमाणु होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है द्विदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड, सेतु लिगेंड और किलेट लिगेंड।
इसके अंदर अगर किसी का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है या फिर ऐसे पूछा जाता है भाई ये द्विदंतुक है कि नहीं है, तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये हैं उभयदंतुक, द्विदंतुक, सेतु लिगेंड और क्लेट लिगेंड। ठीक है, तो द्विदंतुक लिगेंड को वापस से देखिए, जिनके पास में 2 दाता परमाणु हो और दोनों दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दोनों एक साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हो, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। अब देखो इसमें 2 धातु परमाणु है, दोनों एक साथ बना सकते हैं। इसमें भी 2 दाता परमाणु हैं, ठीक है, ये भी बनाएंगे। इसमें भी 2 दाता परमाणु हैं और ये भी बनाएंगे। इसमें 2 दाता परमाणु तो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, पर ये दोनों एक साथ उपसह संयोजक बंध नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 दाता परमाणु तो है इसके पास में, लेकिन दोनों दाता परमाणु एक साथ धातु परमाणु के साथ में या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसह संयोजक बंध नहीं बनाते हैं, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे पूछे कि भाई जो हाइड्रोजीन है वो द्विदंतुक लिगेंड है कि नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है, कि भाई सर आपने तो इसमें लिखा है। ये आप कभी नहीं भूलो, इसलिए ऐसे करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको पूछे भाई क्यों नहीं है सर, इसमें तो 2 नाइट्रोजन है, दोनों द्विदंतुक लिगेंड भी है ना, दोनों केंद्रीय परमाणु को देते नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो मेटल है उसको दोनों नहीं देते हैं। तो भाई क्यों नहीं देते हैं, भाई इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, इसने मेटल से बनाया, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो ये भी क्या मेटल से या केंद्रीय परमाणु से इस प्रकार से जुड़ता है। इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये भी जुड़ते हैं। तो फिर इसमें ऐसा क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है वो दोनों नाइट्रोजन एक साथ केंद्रीय परमाणु के साथ नहीं जुड़ते हैं। इसका कारण है तनाव या फिर वलय का स्थायी ना होना, वलय का स्थायी ना होना, ये इसका कारण है। या फिर क्लेट का निर्माण नहीं होना, ये कह सकते हैं। लेकिन क्लेट तो अभी आप समझोगे नहीं, अभी क्लेटिंग लिगेंड पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन अपन इसको अभी के लिए ऐसे समझते हैं कि वलय का स्थायी वलय का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी कोई वलय बनती है तो कम से कम 4 कार्बन की वो होनी चाहिए, या सबसे ज़्यादा स्थायी होती है ना वो 6 कार्बन की होती है। इसके अंदर क्या बनेगी, मान लो ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये दोनों एक बंध से बंधे हुए हैं NH2 और ये NH2, और केंद्रीय परमाणु यहाँ पे है, मेटल यहाँ पे है। अब इसने अगर ये केंद्रीय परमाणु के साथ में अगर ये बंध बना लेंगे तो जो वलय बनेगी वो कितने वलय की बनेगी, कितने सदस्यों की बनेगी, 3 सदस्यीय वलय बनेगी। और 3 सदस्यीय जो वलय है, 3 मेंबर की जो वलय है वो स्थायी नहीं होती है। जैसे जैसे मतलब परमाणुओं की संख्या या सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वलय स्थायी होती जाती है। जैसे 3 से ज़्यादा स्थायी होती है 4 सदस्यों की मतलब कुछ इस प्रकार से। फिर अगर 5 सदस्य की है तो वो और स्थायी होती है। अगर वो 6 सदस्य की वलय है तो वो और स्थायी होती है। तो जो स्थायित्व है वो बढ़ता जाता है सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में। और उसके बढ़ने का कारण क्या है कि इसके बढ़ने का कारण ऐसे होता है कि इसमें को मतलब ऐसे एक जैसे जितनी वृत्ताकार आकृति में बनती जाएगी ना उतनी बढ़ती जाएगी। कुल मिला के आप तो ऐसे समझो कि जितने सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी जो संरचना है उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो 3 सदस्यों की वलय बनेगी, 3 सदस्यों की सबसे कम स्थायी होती है। या फिर अपन ये कहें कि जो तनाव होता है वो अधिकतम होता है। तनाव क्या होता है, अधिक होता है। और तनाव अधिक होने की वजह से क्या होता है, ये वलय स्थायी नहीं होती है, इसलिए ये द्विदंतुक लिगेंड नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, द्विदंतुक लिगेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ बंध नहीं बनाएंगे, इस वजह से ये द्विदंतुक लिगेंड नहीं रह पाएगा। ठीक है, बाकी सारे द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होंगे, जो 2 दाता परमाणु रखते हो और दोनों एक साथ केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बनाते हो, तब वो क्या होंगे, द्विदंतुक लिगेंड होंगे। तो ये जो हाइड्रोजीन है वो किस में चला जाएगा, फिर इसमें चला जाएगा एक दंतुक लिगेंड में। एक दंतुक में क्यों, क्योंकि एक बार में इसके पास में 2 दाता परमाणु तो जरूर है, पर एक बार में एक ही केंद्रीय परमाणु के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। इस वजह से ये क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। मेरे हिसाब से आपको अभी तक जो भी पढ़ा है उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर वो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है,
ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। उसके बाद में अपने दंतुकता पढ़ी, तो एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं और द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे त्रिदंतुक और चतुर्दंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड और चतुर्दंतुक लिगेंड। देखिए त्रिदंतुक लिगेंड क्या होंगे। त्रिदंतुक का मतलब होगा जिस लिगेंड के पास में 4 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु हो और तीनों एक साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड बोलेंगे। जो लिगेंड 3 दाता परमाणु रखते हो या फिर जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 3 उपसह संयोजक बंध बनाता हो, एक साथ 3 उपसह संयोजक बंध बनाता हो, तब उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड बोलते हैं। अब त्रिदंतुक जो लिगेंड है उसमें देखो, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अपन देखें, एक तो होता है डाईइन मतलब डाई एथिलीन ट्राईएमीन। डाईइन का मतलब होता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। देखिए ऐसे डाई एथिलीन, ये एथिलीन डाईएमीन हो गया। अब 2 एथिलीन बनाने तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से और एक और एथिलीन, और ये डाई एथिलीन ट्राईएमीन हो गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हटा करके हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाए, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया इसके पास साथ में, तो ये डाई एथिलीन, ये एथिलीन और ये एथिलीन, डाई एथिलीन हो गए और ट्राईएमीन हो गए। ये वाला हो गया एमीन, ये वाला एमीन और ये वाला एमीन। वैसे इसका नाम इमीन होता है लेकिन फिर भी डाई एथिलीन ट्राईएमीन इसका नाम हुआ। इसमें 3 दाता परमाणु है क्या, तो ये 3 दाता परमाणु है और तीनों एक साथ उपसहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं, तब ये क्या हो जाता है, त्रिदंतुक लिगेंड। अब चतुर्दंतुक लिगेंड क्या होता है, देखिए एक बार, चतुर्दंतुक लिगेंड जो 4 दाता परमाणु रखता हो और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 4 उपसह संयोजक बंध बना सकता हो, उसको क्या बोलते हैं, चतुर्दंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें जब डाईइन हो गया तो चतुर वाले में क्या हो जाएगा, ट्राईइन हो जाएगा, मतलब ट्राई एथिलीन और डाईएमीन, ये टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो अब डाई एथिलीन तो पहले से था, ट्राई एथिलीन बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ पे एक एथिलीन जोड़ेंगे और एक NH2 समय जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको वापस से, ये क्या हो जाएगा, एथिलीन कितने, 1 2 और 3 एथिलीन हो गए, तो 3 एथिलीन तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, 1 2 3 4, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन हो जाएगा। तो ये चतुर्दंतुक लिगेंड हो गया। उसके बाद में पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंड देखिए। पंचदंतुक लिगेंड कौन से होंगे, जिसके पास में केंद्रीय परमाणु से 5 बंध या 5 उपसह संयोजक बंध एक साथ बनाने की सामर्थ्य हो, उसको क्या बोलते हैं, पंचदंतुक लिगेंड बोलते हैं। और षटदंतुक लिगेंड कौन सा होता है, जिसमें 6 उपसह संयोजक बंध बनाने की सामर्थ्य हो एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। ठीक है, तो पंचदंतुक देखिए, पंचदंतुक होता है EDTA-3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड भी। पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंड ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन क्लासेज में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी और बोर्ड में भी। पंचदंतुक लिगेंड होता है EDTA-3 और षटदंतुक लिगेंड होता है EDTA-3
4। ठीक है, तो ये हो गया पंचतंतुक लिगेंड और ये षटतंतुक। परिभाषा वही होगी पंचतंतुक की जो 5 दाता परमाणु रखते हो, जो लिगेंड 5 दाता परमाणु रखते हो और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 5 उपसहसंयोजक बंध बनाता हो। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 5 उपसहसंयोजक बंध बनाता हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं पंचतंतुक लिगेंड। अब इसका एग्जाम्पल देखो, पहले अपन हेक्साडेंटेट भी यही होगा, जो 6 दाता परमाणु रखते हो, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में क्या हो 6 उपसहसंयोजक बंध बनाते हो। तो इसका देखो पहले फुल फॉर्म, EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये फुल फॉर्म भी है, लर्न रखनी है, हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसकी फुल फॉर्म हुई एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो पहले तो एथिलीन डाइएमीन बनाते हैं, ये हुआ एथिलीन डाइएमीन, ऐसे रटने की कुछ ही जरूरत नहीं है, ये हो गया यहाँ तक, ये एथिलीन डाइएमीन, तो ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब इस पे जोड़ना है टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो एसीटेट क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, यही वो एसीटेट है। ठीक है, मतलब एसिटिक अम्ल में से हाइड्रोजन आयन जब त्याग देगा तो वो एसीटेट बन जाएगा, तो ये एसीटेट हो गया। इसको जोड़ेंगे टेट्रा एसीटेट, मतलब 4 एसीटेट जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अपन 4 एसीटेट जोड़ देंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस 1, ये 2, ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो इस प्रकार इस दर भी दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और इस पे भी अपन जोड़ लेंगे क्या? एसीटेट। तो ऐसे रटना कुछ ही नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको, 1-2 बार जब बोल लोगे तो ये याद हो जाता है। देखो षटतंतुक EDTA 4 माइनस होता है, 4 माइनस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ई का मतलब होता है एथिलीन, डी का मतलब डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो एथिलीन डाइएमीन बनाया पहले अपन ने, फिर 4 एसीटेट जोड़ दिए, चारों नाइट्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन तो हटेंगे वैलेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट बन गया। अब 4 माइनस से 4 माइनस, अब ये क्या है? हेक्साडेंटेट। तो इसके पास में क्या होनी चाहिए? 6 दाता परमाणु होनी चाहिए और 6 उपसहसंयोजक बंध बनाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो क्या पहले इसके पास में 6 दाता परमाणु है कि वो चेक करो। देखो ये ऑक्सीजन दाता परमाणु है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो 3 तो ये हो गए, फिर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो मतलब कुल मिला के 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु है, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ये क्या है? दाता परमाणु है इसके अंदर। तो कुल कितने हो गए? 6। अगर ये 6 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? इसके पास में क्या है? अगर 6 ये परमाणु है तो 6 परमाणु है, तो इसका मतलब ये हेक्साडेंटेट हो गया। अब पंचदंतुक जो लिगेंड है वो इसी को अपन पंचदंतुक बना देंगे। देखिए पहले वही एथिलीन डाइएमीन है, तो ये एथिलीन डाइएमीन हो गया, ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। उसके बाद में एसीटेट जोड़ेंगे तो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर वापस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब अपने को क्या करना है? इसको पेंटाडेंटेट ही बनाना है, तो ये पेंटाडेंटेट हो जाएगा। देखना ये और ये हो गया हाइड्रोजन। देखो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2 तो ये हो गए और 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन ये हो गया। तो इसमें 2 तो नाइट्रोजन है दाता परमाणु, ठीक है, और 3 क्या है? ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए दाता परमाणु, 5 दाता परमाणु हो जाएंगे, दाता परमाणु हो जाएंगे। वापस से देख लो। अब इसके पास में एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट है, इसका नाम एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट है। टी का मतलब इसमें क्या है? टेट्रा नहीं है, इसका क्या मतलब है? ट्राई
एसीटेट, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट। अब ये हो गया, अब 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 ऑक्सीजन परमाणु, और 3 माइनस है तो 1 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन भी हो गए माइनस के। तो अपन ने कुल मिलाकर की जो संख्या के आधार पर दंतुकता थी उसके आधार पर ने अपन ने लिगेंड के बारे में कुछ जान गए, अब कुछ अब संरचना भी जान गए लिगेंडों की कि भाई ऐसी ग्लाइसिनेटो ऐसा सा होता है ना, ऑक्सीलेटो ऐसा होता है, इस प्रकार से हाइड्रोजीन ऐसे होती है, इस प्रकार में अपन जान गए। तो सबसे पहले अपन ने लिगेंड के बारे में, जो दाता परमाणु जो मतलब लोन पेयर को दान करे वो क्या होगा, लिगेंड होगा। अब इसमें एक दंतुक जो एक ही केंद्रीय पर एक ही उपसह संयोजक बंध बनाने की जिसमें सामर्थ्य हो और एक ही दाता परमाणु होना चाहिए उसके पास में जनरली, ठीक है। द्विदंतुक में क्या होगा, 2 दाता परमाणु और जो उपसह संयोजक बंध जो है वो 2 उपसह संयोजक बंध बनने चाहिए, उसके अपने ग्लाइसिनेटो है, ऑक्सीलेटो है, एथिलीन डाईएमीन है, ये एग्जाम्पल देखें। फिर जो त्रिदंतुक लिगेंड है उसमें क्या था, डाई एथिलीन और ट्राई एमीन इसका एग्जाम्पल था, जिसके पास में मतलब 2 क्या हो, दाता परमाणु हो, 3 दाता परमाणु हो और 3 उपसह संयोजक बंध बनाने की सामर्थ्य हो, उसमें वो क्या होता है, त्रिदंतुक लिगेंड होता है। फिर इसी प्रकार चतुर्दंतुक लिगेंड में टेट्राएमीन कर दिया था अपन ने, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, तो वो चतुर्दंतुक हो गया। 4 नाइट्रोजन परमाणु थे, चारों ही उपसह संयोजक बंध बना रहे थे, वो चतुर्दंतुक हो गया। उसके बाद में पंचदंतुक और षटदंतुक। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई पंचदंतुक एग्जाम्पल, पंचदंतुक जो लिगेंड है उसका एग्जाम्पल बताओ, EDTA -3 है, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट है और इसकी संरचना ये आपके सामने ही है। फिर षटदंतुक जो लिगेंड है उसमें EDTA 4- है, ठीक है, 4- अपने को दिख रहे हैं। संरचना अपने को बनानी हो तो इसके फुल फॉर्म याद कर लो, संरचना बन जाएगी एथिलीन डाईएमीन, तो एथिलीन डाईएमीन बनाया पहले। फिर उसके बाद में टेट्रा एसीटेट था, तो 4 अपन ने हर नाइट्रोजन पे 2-2 करके 4 अपन ने एसीटेट बनाए और संरचना बन गई एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट की, तो षटदंतुक लिगेंड बन गया, ठीक है। तो ये EDTA की संरचना हो गई, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में आसान चीज़ें हैं, पूरा चैप्टर ही काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग भी है, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। षटदंतुक लिगेंड हुआ, षटदंतुक लिगेंड के बाद में अपन पढ़ेंगे उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है और वो द्विदंतुक लिगेंड से किस प्रकार भिन्न है। उभय का मतलब भी 2 ही होता है, द्वि का मतलब भी 2 ही होता है। तो उभयदंतुक लिगेंड कुल मिला के अपन यही पढ़ने वाले हैं कि उभयदंतुक लिगेंड द्विदंतुक लिगेंड से किस प्रकार भिन्न है। उभयदंतुक लिगेंड द्विदंतुक लिगेंड से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो देखिए उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है और द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है। एक बार अपन वापस से रिकॉल करेंगे कि द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, क्योंकि उसी से अपने को उभयदंतुक लिगेंड अच्छे से समझ में आएगा। द्विदंतुक का मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, सिंपल सा, CH2 NH2 और NH2, एथिलीन डाईएमीन, ये एथिलीन डाईएमीन हो गया। इसमें क्या था कि 2 दाता परमाणु होने चाहिए और दोनों एक साथ उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए, ये इसमें था। और दोनों एक साथ उपसह संयोजक बंध बनाने चाहिए, जैसे ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, दोनों एक साथ इस मेटल से उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। यही अपने पढ़ा है द्विदंतुक लिगेंड के बारे में, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेके एक एग्जाम्पल से वापस से रिकॉल करा देता हूँ कि 2 दाता परमाणु होने चाहिए, 2 दाता परमाणु हैं, दोनों एक साथ उपसह संयोजक बंध बनानी चाहिए, तो दोनों एक साथ उपसह संयोजक बंध भी बना रहे, तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद में एक उभयदंतुक लिगेंड देखते हैं। उभय का मतलब भी 2 होता है, लेकिन उभयदंतुक द्विदंतुक से काफ़ी भिन्न है। उभयदंतुक लिगेंड देखिए, उभयदंतुक लिगेंड का मतलब होता है कि इसमें भी 2 दाता परमाणु होने चाहिए, 2 दाता परमाणु होने चाहिए। मतलब हो गए कि इसमें भी क्या होने चाहिए, 2 दाता परमाणु होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर दोनों उपसह संयोजक बंध
बनाने चाहिए। अब दोनों में क्या अंतर आया? लेकिन, ये लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों उपसहसंयोजक बंध, या फिर ऐसे कहूँ कि दोनों परमाणु एक साथ उपसहसंयोजक बंध ना बनाकर अलग अलग समय या अलग अलग, या फिर ना बनाकर बारी बारी से, ऐसे लिख देता हूं, बारी बारी से उपसहसंयोजक बंध बनाए। देखिए, द्विदंतुक लिगेंड और उभयदंतुक जो लिगेंड है उसमें वापस से अंतर देखिए। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होंगे? दो दाता परमाणु होने चाहिए, दोनों एक साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने चाहिए। दो दाता परमाणु है, दोनों ने एक साथ एक ही मेटल से बंध बनाया, तो ये क्या है? द्विदंतुक लिगेंड है। लेकिन उभयदंतुक लिगेंड क्या होंगे? दो दाता परमाणु होंगे, दोनों ही उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे लेकिन एक साथ नहीं बनाएंगे। जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, CN- साइनाइड, ठीक है, साइनाइडो, NC- आइसोसाइनाइडो, ठीक है। एक है SCN- थायोसाइनेटो, और NCS- आइसोथायोसाइनेटो, ये देखो दोनों। फिर ये दोनों देखो, या फिर एक और बताता हूँ आपको, NO2- नाइट्राइटो O, और एक होता है नाइट्राइटो N। वापस से देखो अब इसको, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। जब दो दाता परमाणु हो, दोनों ही एक साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहे हो, तब उसको क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। लेकिन उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है? दो ही दाता परमाणु होंगे, दोनों ही उपसहसंयोजक बंध बनाने में समर्थ होंगे, दोनों बनाते भी हैं, लेकिन दोनों एक साथ एक ही यौगिक में एक ही बार में उपसहसंयोजक बंध नहीं बनाएंगे, तब वो उपसहसंयोजक तब वो क्या होगा? उभयदंतुक लिगेंड होगा, वरना वो उभयदंतुक लिगेंड नहीं होगा, द्विदंतुक लिगेंड हो जाएगा। जैसे मान लो ये साइनाइड है, ये मतलब उपसहसंयोजक जो यौगिक है, इस चैप्टर में अपन इसको साइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइनाइडो है, इसमें उपसहसंयोजक बंध जब कार्बन बनाए तब इसका नाम है साइनाइडो, और जब नाइट्रोजन बनाए तब इसका नाम क्या है? आइसोसाइनाइडो। जब कार्बन उपसहसंयोजक बंध बनाए तब इसका नाम साइनाइडो, और जब नाइट्रोजन बनाए तब क्या होगा? आइसोसाइनाइडो। तो देखो, इसमें कार्बन भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, नाइट्रोजन भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। इसके अंदर दो परमाणु भी हैं जो दोनों ही उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो दो परमाणु हैं, दोनों उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये द्विदंतुक लिगेंड ना हो करके उभयदंतुक लिगेंड क्यों है? क्योंकि एक बार में या तो कार्बन ही बनाएगा उपसहसंयोजक बंध, या फिर नाइट्रोजन ही उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। एक बार में एक ही परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, तब वो क्या होगा? उभयदंतुक लिगेंड होगा। और एक ही लिगेंड के जब दो परमाणु और दोनों उपसहसंयोजक बंध एक साथ बनाए, तब वो क्या होगा? द्विदंतुक लिगेंड होगा, ठीक है। एक बार में अगर एक बनाए, चाहे उसके पास में दो हो, तो वो उभयदंतुक लिगेंड, और एक बार में दोनों एक साथ बनाए, तब क्या होगा? द्विदंतुक लिगेंड होगा। उसके बाद में देखो ये वाला नेक्स्ट, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। इसमें जब सल्फर बनाए तब थायोसाइनेटो, और जब नाइट्रोजन बंध बनाए तब आइसोथायोसाइनेटो। तो इसमें भी दो हैं, सल्फर भी बना सकता है, नाइट्रोजन भी बना सकता है उपसहसंयोजक बंध। लेकिन जब सल्फर बनाता है, एक बार सल्फर बना सकता है, एक बार नाइट्रोजन बनाता है। इसमें भी ऐसे ही, जब नाइट्रोजन बनाता है नाइट्राइटो O ऑक्सीजन बनाएगा तब, और नाइट्राइटो N जब नाइट्रोजन बनाएगा तब। कुल मिला के इसमें भी दो क्या है? दो
ऐसे परमाणु हैं जो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बना रहे। अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो नाइट्राइटो के बीच ब्रैकेट में लिखेंगे अपन स्मॉल ब्रैकेट में N, ताकि अपने को ये पता रहे कि उपसहसंयोजक बंध नाइट्रोजन बना रहे। और अगर नाइट्राइटो O कब लिखेंगे, जब उपसहसंयोजक बंध क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, तब नाइट्राइटो O लिखेंगे अपन। तो उभयतंतुक लिगेंड और द्वितंतुक लिगेंड में मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, जब एक ही लिगेंड के अंदर दो परमाणु हो, दोनों एक साथ एक ही यौगिक में उपसहसंयोजक बंध बनाते हो, तब द्वितंतुक लिगेंड है। और जब उभयतंतुक लिगेंड कौन सा होगा, जब एक ही लिगेंड के अंदर दो परमाणु हो जो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे, सामर्थ्य है लेकिन नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक बार में एक ही परमाणु बनाएगा, तब क्या होगा, उभयतंतुक लिगेंड होगा, ठीक है। तो ये उभयतंतुक लिगेंड हुआ, और ये क्या हुआ, ये उभयतंतुक लिगेंड हुए, और ये द्वितंतुक लिगेंड हुए। उसके बाद में ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, तो मेरे हिसाब से आप डिफरेंस भी बता सकते हैं दोनों में क्या है, और दोनों के एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई पूछे लिगेंड दे करके कि ये द्वितंतुक है कि उभयतंतुक है, तब भी आप बता सकते हो कि ये द्वितंतुक है। या फिर आपको कुछ उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये लिगेंड इसमें दो हैं, दोनों ही उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, है ना, लेकिन उभयतंतुक लिगेंड क्यों नहीं है या फिर क्यों है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का आप जवाब देने में सक्षम होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे किलेटिंग लिगेंड या फिर किलेट लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड देखिए, किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड होंगे जिसमें जो दान करने वाले परमाणु हैं या जो दाता परमाणु हैं या जो लोन पे रखने वाले परमाणु हैं वो एक से अधिक होंगे, ठीक है। और वो एक साथ जब एक ही धातु परमाणु से बंध बनाएंगे तो एक रिंग का निर्माण होगा, एक वलय का निर्माण होगा, और उनको अपन क्या बोलेंगे, किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। जैसे मान लो ये वाला ही हुआ, एथिलीन डाईएमीन हुआ, ठीक है, इसने किसी मेटल से बंध बनाया तो एक किलेट बन गई, ठीक है, तो एक किलेटिंग लिगेंड होगा। इसमें जो सबसे अच्छा किलेटिंग लिगेंड है वो EDTA4- है, EDT, क्योंकि इसकी हेक्साडेंटेट है तो बहुत सारी वैल्यू बनती है इसमें, तो सबसे अच्छा किलेटिंग लिगेंड है EDTA4-। उसके बाद में सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड, सेतु लिगेंड क्या होता है, देखो इसमें जो लिगेंड है इनकी डेफिनेशन में काफ़ी माइनर फर्क है। अब देखना, सेतु लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु हो, दाता परमाणु हो तथा एक साथ एक से अधिक केंद्रीय परमाणु या धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ते हो या उपसहसंयोजक बंध बनाते हो, तो उनको क्या बोलते हैं, सेतु लिगेंड बोलते हैं। देखो इस डेफिनेशन को अपन इस पे लगा के देखते हैं एक बार। जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु हो, तो क्या एथिलीन डाईएमीन के पास में दो दाता परमाणु हैं, यहाँ तक सही है, तथा एक साथ एक से अधिक, यह है एक साथ एक से अधिक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, एक साथ एक से अधिक केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ते हों। देखो इसमें जब ये केंद्रीय परमाणु से जुड़े तो ये दोनों क्या जुड़े, एक ही धातु परमाणु से जुड़े, तो इस अवस्था में ये जो एथिलीन डाईएमीन है वो सेतु लिगेंड नहीं है, ठीक है। एक साथ एक से अधिक केंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़ना चाहिए। जैसे अपन दूसरा कोई एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो ये साइनाइड ले, और एक तरफ तो ये किससे जुड़ जाए, अलग M1 धातु से, और एक तरफ
अलग M2 धातु से, तब ये केंद्रीय लिगेंड है, ठीक है। या फिर ये मतलब सेतु लिगेंड है। या फिर अगर एक से अधिक धाता परमाणु नहीं हो तो एक ही परमाणु के पास एक से अधिक लोन पेयर हो, एक से अधिक लोन पेयर हो। जैसे मान लो ये वाला है OH, अब 2 लोन पेयर हैं तो एक से अधिक लोन पेयर हैं। अब अगर ये दोनों लोन पेयर एक ही मेटल से जुड़ेंगे ना, तब ये सेतु लिगेंड नहीं होगा। हालांकि ये रिंग भी नहीं बनती है ऐसे, लेकिन ये सेतु लिगेंड भी नहीं होगा। ये अगर जुड़ जाए, ये एक लोन पेयर अलग किसी मेटल से जुड़ जाए और दूसरा जो लोन पेयर है वो अलग किसी मेटल से जुड़ जाए, तब ये सेतु लिगेंड है। मतलब एक ही परमाणु के पास में अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो और वो लोन पेयर एक साथ अलग अलग धातुओं से जुड़ रहा हो, एक ही लिगेंड हो लेकिन अलग अलग धातुओं से जुड़ रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेतु लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो किलेट लिगेंड हो गया, सेतु लिगेंड हो गया, उभय दंतुक लिगेंड हो गया। तो ये लिगेंड की जो दंतुकता के आधार पर वो भाई कैसे जुड़ रहा है, 1 से जुड़ रहा है, 5 से जुड़ रहा है, 6 से जुड़ रहा है, या फिर एक साथ एक बार में एक ही बंध बना रहा है, या फिर एक ही परमाणु होकर के एक साथ अगर एक से ज़्यादा धातु परमाणु हैं तो वो एक साथ ज़्यादा बंध बना रहे हैं, या फिर एक ही बंध बना रहे हैं, एक बार में एक बना रहा है, तब वो अलग लिगेंड हो जाता है। एक ही धातु परमाणु है लेकिन अगर लोन पेयरों की संख्या अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग धातुओं से अगर वो जुड़ रहा है तो वो सेतु लिगेंड हो जाएगा। अगर रिंग का निर्माण होता है तो वो क्लेट लिगेंड होता है। EDTA4- सबसे अच्छा क्लेटिंग लिगेंड है। इसके बाद में अपन जो लिगेंड है उसको 2 प्रकारों में बांटा था। पहला दंतुकता के आधार पर और दूसरा अपने किसके आधार पर बांटा था? आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर अब अपन लिगेंडों को बांटेंगे अलग। आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। देखो पहला होता है ऋण आवेशित। नाम से ही पता है डेफिनेशन, तो जिसके पास में क्या होना चाहिए? ऋण आवेश और नेगेटिव आवेश होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्साइडो, मरकेप्टो, ठीक है, साइनाइडो, आइसो साइनाइडो, ऑक्जिलेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ये सारे बहुत सारे जिसके ऊपर ऋणावेश होगा वो सारे क्या होंगे? ऋण आवेशित लिगेंड होंगे, ठीक है। उसके बाद में थायोसाइनेटो या साइनेटो, थायो साइनेटो, साइनेटो, नाइट्राइटो, ठीक है। ऐसे जिसके ऊपर भी ऋणावेश होगा वो क्या होगा? ऋण आवेशित लिगेंड होगा। ये मैंने सारे इसलिए लिखे कि आपके पहचानने में आ जाए जब भी आप नामकरण पढ़ो तब कोई सा भी जो लिगेंड है, ऋण आवेशित लिगेंड में कोई खास बात नहीं, इसके बहाने इस किसका क्या नाम है, कौन से लिगेंड का क्या नाम है, ये बताने की कोशिश है, ठीक है। उसके बाद में
उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनायन लिगेंड, धनायन लिगेंड, ये सारी चीजें। तो देखो उदासीन लिगेंड कौन सा होगा, जिसके ऊपर ना धनायन होगा और ना ऋणायन होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो NH2 या क्या बोलते हैं इसको H2O यानी कि एक्वा, ठीक है, एक्वा हो जाएगा, एथिलीन डायमीन हो जाएगा, एथिलीन डायमीन हो जाएगा। इसको EN लिखते हैं एथिलीन डायमीन को, ये तो काफ़ी बार पढ़ लिया आज के दिन में। इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN, एथिलीन डायमीन, ठीक है। उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा NO मतलब नाइट्रोसिल, ठीक है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कार्बोनिल, कार्बोनिल। ऋणावेशित के अंदर FCl BRI ये सारे हैं, I-, इसको बोलते हैं आयोडो या I डाइडो, Br- को बोलते हैं ब्रोमाइडो या फिर इसको ब्रोमो भी बोलते हैं। F- को बोलते हैं या तो फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ठीक है। Cl- को बोलते हैं क्लोरो या फिर क्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद में SO4- को बोलते हैं सल्फेटो, ठीक है, सल्फेटो, या इसका नाम एक और होता है सल्फाइडो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये चीज़ें हुई, ये उदासीन लिगेंड जिसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है तो ये उदासीन हो गए, ऋणावेशित हो गए। उसके बाद में जो धनायन लिगेंड है उसमें कौन से होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, धनायन स्थित होता है। तो ऐसे बहुत कम लिगेंड होते हैं, जैसे मान लो NO2+, NO+, तो जो NO+ है उसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, NiUM, नाइट्रोसोनियम। इसका नाम होता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, नियम। तो ये धनायन लिगेंड हुए। धनायन लिगेंड सबसे कम संख्या में है, ऋणावेशित जो लिगेंड है वो सबसे ज़्यादा संख्या में है। अब जो धनायन लिगेंड है वो, इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे मैंने लिखा NO2+, तो यहाँ पे लिखा नाइट्रोनियम, यहाँ पे अंत अक्षर क्या आया, EM, इसमें भी अंतिम अक्षर क्या आया, EM, IUM, EM। जो धनायनिक लिगेंड है उसमें कुछ, उदासीन जो लिगेंड है उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन जो ऋणावेशित लिगेंड है उसके सबके लास्ट में क्या है, O है, O वर्ड है सबके लास्ट में। जैसे हाइड्रोक्साइड डो, O आया, मरकेप्टो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ऑक्जिलेटो, ग्लाइसिनेटो, फ्लोराइडो या फ्लोरो, साइनेटो, थायोसाइनेटो, नाइट्राइटो, मतलब सबके लास्ट में क्या है, O है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऋणावेशित लिगेंड है उसका अपन जब भी नाम लिखेंगे, जैसे इनके अलावा भी अगर कोई लिगेंड आ गया, ऋणावेशित लिगेंड आ गया और उसका नाम आप जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें आप उसके लास्ट में क्या लगा दो, O लगा दो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब उस कंपाउंड के जिस कंपाउंड का आप नाम लिखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। उदासीन लिगेंड में क्या होगा, कोई वर्ड नहीं लगाते अपन अलग से। धनायन जो लिगेंड है उसमें अपन क्या लगाते हैं, EM वर्ड लास्ट में लगाते हैं। ऋणायन लगाए तो ये जो अपन IUPAC नाम पढ़ेंगे ना, उसमें है कि ऋणावेशित लिगेंड के नामकरण में अंत में O वर्ड यूज करेंगे, जबकि जो धनायनिक लिगेंड है उसके लास्ट में EM, हिंदी में बोले तो EM या EM, या फिर वर्ड यूज में करेंगे या IUM, ये वर्ड यूज में करेंगे। इस प्रकार से ये चीज़ हुई।
तो अपन ने लिगेंड पढ़ा, किस प्रकार के लिगेंड होते हैं, कितने आधार पर बांटा अपन ने लिगेंडों को, 2 आधार पर बांटा, धन आयनिक लिगेंड और 2 आधार पर बांटा, एक आवेश के आधार पर वर्गीकरण आपके सामने, ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन लिगेंड। और इसके अलावा अपने दंतुकता के आधार पर देखे थे 9-10 प्रकार, ठीक है, एक दंतुक, द्वि दंतुक, उभय दंतुक और द्विदंतुक में क्या डिफरेंस है ये चीज़ देखी, किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं और सेतु लिगेंड क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ देखी, और पंचदंतुक क्या होता है, षटदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, ये सारी चीज़ें अपन देंगे, ठीक है। उभय दंतुक का एक और नाम होता है विसर्पी लिगेंड, विसर्पी लिगेंड, ये नाम काफ़ी बुकों में नहीं है पर इसको विसर्पी लिगेंड या ग्लाइडिंग लिगेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक बार में एक से नहीं जुड़ता है, कभी किससे जुड़ता है, कभी किससे जुड़ता है, ठीक है। तो ये ऋणावेशित में हो गया, धनावेशित, उदासीन, ये आवेश के आधार पर, और वो दंतुकता के आधार पर अपने क्या पढ़ लिए, लिगेंड। मेरे ख्याल से आप लिगेंड के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने लग गए। अब अपन क्या करेंगे, 2 छोटी छोटी टर्म हैं जो अपने आगे नामकरण में भी काम में आती हैं, और आगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें काम में आती हैं, तो ये आनी चाहिए आपको। लिगेंड क्या होते हैं और इसमें कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा जाता है कभी भी कि भाई आवेश के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं आवेश के आधार पर और दंतुकता के आधार पर उसको समझाइए, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। सिंपल जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उपसय संयोजक जो यौगिक हैं उसमें नेक्स्ट अपन चीज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था और उसकी उपसय संयोजन संख्या। ऑक्सीकरण अवस्था और उपसह संयोजन संख्या। देखिए उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, सिंपल सी चीज है, लिगेंड धातु परमाणु के साथ कितने उपसह संयोजक बंध बना रखा है वो उपसह संयोजन संख्या है। उपसह संयोजन संख्या को अपन समन्वय संख्या भी बोलते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या या जो समन्वय संख्या है इसका ये मतलब होता है कि कोई भी धातु परमाणु के साथ में लिगेंड कितने उपसह संयोजक बंध बना रखा है, जितने उपसह संयोजक बंध बना रखा होगा वो क्या होगा, उसकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या होगी। जितने उपसह संयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बने हुए हों या जुड़े हुए हों, बने हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। और ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं कि उसके ऊपर कितना धन आवेश है, +1 में है कि +2 में है, +3 में, उसके ऊपर कितना आवेश है, कितने उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो पहले अपन समन्वय संख्या देखिए, एक में यौगिक बनाता हूँ CuNH3 का होल 4 और SO4। इसकी अगर अपने को पूछे भाई उपसह संयोजन संख्या कितनी है, उपसह संयोजन संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कितने उपसह संयोजक बंध बना रखे हैं वो होगी। तो इसने उपसह संयोजक बंध कितने बना रखे हैं, NH3 के कितने, 4, कुल मिला के ये कॉपर है, उसके साथ में 4 NH3 जुड़े हुए हैं। लेकिन हमेशा आपको ऐसे डायग्राम बना के नहीं देखना है, मन में सोचना है कैसे क्या चल रहा है जुगाड़ ऐसे, है ना। तो ये 3 और 1 4, ये 4 क्या है, NH3 के साथ में कॉपर के साथ में जुड़े हैं, तो 4 इसकी उपसह संयोजन संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन कोई दूसरा यौगिक लें, जैसे मान लो अपने पास में यह यौगिक है Cu या कोबाल्ट लेते हैं CO C2O4 का होल थ्राइस -4। इसमें अगर अपने को पूछे कि इसमें कितनी इसकी उपसह संयोजन संख्या है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितने उपसह संयोजक बंध बना रखे हैं। तो ये C2O4 -2 या फिर इसी यौगिक को अपन ऐसे लिखते हैं COOX का होल थ्राइस और बाहर -4, ठीक है।
तो ये क्या है, ऑक्जीलेटो। और ऑक्जीलेटो कैसा होता है, ऑक्जीलेटो देखो अपन ने ऐसा बनाया था, ऐसा ऑक्जीलेटो ऐसा बनाया था। तो मतलब एक जो कोबाल्ट है उसके साथ में दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है एक ऑक्जीलेट की, ऐसे। अब ऐसे कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ में, इस कोबाल्ट के साथ में ऑक्जीलेट कितने जुड़े हुए हैं, 3। और एक ऑक्जीलेट कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है, 2 से। तो कितने होगी टोटल उपसहसंयोजन संख्या, 6 होगी। इन दोनों की उपसहसंयोजन संख्या, हालांकि ये एक ही होगी, क्या उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इसको मैं वापस से आपको बना के दिखा देता हूँ। इधर मान लो ये क्या है, कोबाल्ट, और उसके साथ में ये ऑक्जीलेटो एक हुआ। अपने को कितने बनाने हैं ऑक्जीलेटो, 3 बनाने हैं। एक यहाँ बना लेते हैं अपन, और एक और ऑक्जीलेटो बनाना अपने को। ये ठीक है, तो ये कोबाल्ट हुआ। इस कोबाल्ट के साथ में 3 C2O4 या फिर 3 ऑक्जीलेटो, ये भी ऑक्जीलेट है, ये भी ऑक्जीलेट है, ये भी ऑक्जीलेट है, 3 अपने ऑक्जीलेट जोड़े। और अपने उपसहसंयोजन संख्या को क्या कहा, उपसहसंयोजन संख्या को अपने ये कहा कि भाई एक जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ में कितने उपसहसंयोजक बंध बन रखे, कितने उपसहसंयोजक बंध बने हुए हैं, इसको अपने उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो इसके साथ में कितने बने हुए, ये जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ में 1 2 3 4 5 और 6 इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, उपसहसंयोजक बंध बने हुए। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या निकालनी हो तो जितने लिगेंड हैं और जितनी उनकी दंतुकता है उनको मल्टीप्लाई से आ जाएगी। जैसे लिगेंड कितने, 3, और दंतुकता कितनी है इसकी, 2, तो 3 दूनी 6, ऐसे आ जाएगी। ये इतना दिमाग मतलब ऐसे फॉर्मूले टाइप याद करने की भी जरूरत नहीं है भाई। एक ऑक्जीलेटो 2 बनाता है तो 3 कितने बनाएगा, 6 बनाएगा। एक नाइट्रोजन कितने, एक एमीन जो है वो एक दंतुक लिगेंड है तो 4 कितने होंगे, 4, तो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। इस प्रकार से इसका अपन क्या करते हैं, पता करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में कोई यौगिक हो गया इस प्रकार से, ऐसे मान लो ये वाला यौगिक है अपने पास में, ठीक है। अभी अपन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देख रहे हैं, उपसहसंयोजन संख्या देख रहे हैं। अब इसकी दंतुकता अगर निकालनी हो तो एक H2O का मॉलिक्यूल कितना, 1, तो 5 H2 है तो 5 तो ये होगी, और एक NO बनाएगा तो कितनी होगी, 6। तो इसकी भी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन उपसहसंयोजन संख्या निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक की। तो ये क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये देखेंगे कि भाई कौन सा लिगेंड है, उसकी दंतुकता कितनी है। जितने लिगेंड होंगे उन लिगेंडों को जितनी दंतुकता होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो कोई पंचदंतुक लिगेंड है और उनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो उसकी समन्वय संख्या उसकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर कुछ और जुड़ा हुआ तो उनको और जोड़ देंगे। इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये उपसहसंयोजन संख्या हो गई। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज हो तो। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये वाला कोई यौगिक है, ऑक्जीलेटो के 2 यौगिक हैं और ग्लाइसिनेटो को भी 2 यौगिक। ये काल्पनिक यौगिक है, मैं अपने मन से बना रहा हूं। ये ठीक है, ये वाला अपने एक यौगिक बनाया। अब ये यौगिक बनाया, अब इसमें अपने को पूछ लिया क्या, समन्वय संख्या बताओ, ठीक है। तो समन्वय संख्या ऑक्जीलेटो कितने हैं, 2, और ऑक्जीलेटा की दंतुकता कितनी है, × 2, तो 4 तो यहाँ से आ गई। फिर ग्लाइसिनेटो की दंतुकता कितनी है, 2, और ग्लाइसिनेटो है कितने, खुद 2 है ना, तो 2 दूनी 4, तो इसकी जो कुल दंतुकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस प्रकार से निकालते हैं। अब रही बात ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये होता है अपने को किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी हो
बहुत ही आसान है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। आप उसको आयनिक यौगिकों में तोड़ दो, तोड़ने के बाद में इसके ऊपर जितना ऑक्सीकरण अंक, जितना इसके ऊपर चार्ज आएगा उस चार्ज के बराबर होना चाहिए अंदर का चार्ज। ठीक है, जैसे इसको मैं तोड़ दूं तो ये ऐसे हो गया और SO4 -2 ऐसे हो गया। मैं एक बार 1 सेकंड के लिए इसको क्लियर करके फिर ऑक्सीकरण अवस्था बताता हूँ आपको। देखो मान लो अपने पास में ये यौगिक है और इनके अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसको तोड़ लिया SO4 -2, तो इसके ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। अब इस जो समन्वय मंडल है उसके ऊपर या फिर जो बड़ा कोष्ठक है उसके ऊपर जितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को आप क्या करोगे? इन दोनों के चार्ज के बराबर होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर कितना आया? +2, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या आना चाहिए? +2 आना चाहिए। तो NH3 है उसका तो 0 है, तो ये +2 किस पर आ जाएगा? इस पर। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। जैसे मान लो इसका निकालना हो अपने को, यहाँ पे कितना है? -4। अब इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? -4 आना चाहिए। तो कोबाल्ट की मान लो X है और इसके ऊपर C2O4 पे कितना आते हैं? ऑक्सीलेट पे 2 ऑक्सीजन के माइनस के होते हैं ना, COX -2 ऐसे लिखते हैं इसको। ऑक्सीलेटर पे 2 ऑक्सीजन माइनस के होते हैं, तो -2। और इसके ऊपर है कितने? टोटल 3 है, तो 2 × 3 कितने हो गए? -6 = -4 और X = कितना आ जाएगा? +2 आ जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। कुल मिला के जितना ऑक्सीकरण जितना चार्ज बड़े ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों का टोटल, जो अंदर वालों का टोटल है वो उस बाहर वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अपन डायरेक्ट भी दिमाग बाहर -4 है तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल -4 कैसे आएगा? और इसका एक का कितना है? -2, तो 3 का कितना हो जाएगा? -6। अब इस कोबाल्ट पे कितना लिखूँ कि बाहर -4 आ जाए? तो +2 लिखूँगा, तो इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, इसका देखो बाहर क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। ठीक है, तो NO के ऊपर अगर मान लो इसको मैं मान लो न्यूट्रल कि नाइट्रोसिल है, H2O भी क्या है? न्यूट्रल, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 आएगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर तो चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो +1 आ जाएगा। अगर मैं NO को +1 मान लूँ तो Fe कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा? 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा। इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये जो उपसय संयोजक यौगिक नाम का चैप्टर है उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे समावयवता, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे VBT, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे CFT। ये 3 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, एक दिन छोड़ के होता है अपना, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब अपन क्या करेंगे? ये 3 टॉपिक और डिस्कस करेंगे, VBT, CFT और आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 3 टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। उपसय संयोजक यौगिक में अब तक अपन ने क्या डिस्कस कर चुके हैं? उपसय संयोजक यौगिकों के अंदर अब तक अपन उपसय संयोजक यौगिक होते क्या है, उससे पहले अपन ने ये देखा कि उपसय संयोजक बंध क्या होता है। उपसय संयोजक बंध क्या होता है? जब भी लोन पेयर का एक अकेला परमाणु दूसरे जो परमाणु है उसको पूरी मतलब एक लोन पेयर क्या करे? डोनेट करे, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? उपसय संयोजक बंध। और केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में जब उपसय संयोजक बंध बना हुआ हो, इस प्रकार के यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? उपसय संयोजक यौगिक बोलते हैं। समन्वय मंडल क्या होता है? जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है वो समन्वय मंडल होता है। जो बाहर आयनिक भाग होता है उसको आयनन मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिगेंड क्या होता है? जो लोन पेयर को दान करते हैं वो लिगेंड होते हैं। इस और केंद्रीय परमाणु क्या होता है? जो लोन पेयर को ग्रहण करता है, जो कम संख्या में होता है, जिसका आकार छोटा होता है, वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है। जो केंद्रीय परमाणु होता है वो लोन पेयर ग्रहण करता है, इसलिए वो किसके समान कार्य कर रहा है? लुईस अम्ल के समान। और लिगेंड लुईस क्षार के समान। क्यों? लुईस की अवधारणा के अनुसार जो लोन पेयर दान करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो दान करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लुईस क्षार बोलते हैं। तो इसलिए जो लिगेंड है वो लुईस क्षार है और जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या है? लुईस अम्ल है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज लिगेंड के प्रकार पढ़े, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उभयदंतुक लिगेंड और जो द्विदंतुक लिगेंड है उसमें डिफरेंस क्या है? षटदंतुक और पंचदंतुक लिगेंड है, उनके एग्जाम्पल। ठीक है, सेतु लिगेंड और जो क्लेटिंग लिगेंड है उनकी डेफिनेशन और उनके एक एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कम से कम। फिर आवेश के आधार पर जो लिगेंड हुए तो उसमें ऋणावेशित लिगेंड और धनावेशित लिगेंड, ठीक है, और उदासीन लिगेंड।
और धनावेशित में अपन ने देखा कि भाई कुछ ही नहीं है, ईएम लगाते हैं। उदासीन में अपन कुछ नहीं लगाते हैं। और ऋणावेशित में अपन क्या लगाते हैं, अंत में अंत का जो वर्ड है वो ओ लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अपने पढ़ी। उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था कि भाई जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके ऊपर चार्ज कितना है, कितना धनायन है, वो ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था अपने निकाल के देखी, इसका +2 है। कैसे निकालेंगे, पहले अगर आयनिक मंडल भी है उसके अंदर तो उसको तोड़ देंगे और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज लिखा हुआ है उसका ही बराबर चार्ज आना चाहिए लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के योगफल का। उन दोनों का योग करेंगे और उसके बराबर आना चाहिए। उपसहसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई। लिगेंड कितनी दंतुकता है, अगर एक दंतुक है तो जितने लिगेंड होगी वही उसकी होगी। अगर द्विदंतुक है तो जितने लिगेंड होगा, अगर मान लो 5 लिगेंड है और द्विदंतुक है तो उसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी, उससे जो लिगेंड है उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मान लो त्रिदंतुक है और 2 है तो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा उपसहसंयोजन मतलब उपसहसंयोजन संख्या दोनों की मल्टीप्लाई होगी दंतुकता की और लिगेंडों की संख्या की, और उनको दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर अगर मान लो एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उनको जोड़ देंगे और उस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, समन्वय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे समवेता, CFT, VBT इन और इनके चुंबकीय गुणधर्म। कुल मिला के CFT, VBT और समवेता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।